दोस्तों, खबर बहुत चर्चा में है कि पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री इमरान खान कल अपने पद से हट सकते हैं। उनका तख्ता पलट हो सकता है। मतलब कि उनकी जगह कोई और ले सकता है। अब ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ कि ये तख्ता पलट आखिर हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इविल क्लासमेट में। और आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि इस पर बात करें कि इमरान खान के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि पाकिस्तान के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी 3 बार यहाँ पे ये चकलसबाजी हो चुकी है। कहने का मतलब है कि 3 बार सरकार को यहाँ पटक कर फेंक दिया गया है। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग। दोस्तों, जब सिविलियन सरकार की जगह किसी क्षेत्र में आर्मी पावर में आ जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ के दौरान सारा का सारा कंट्रोल आर्मी के हाथों में रहता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो होते हैं वो सभी के सभी छीन लिए जाते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में जब फर्स्ट टाइम मार्शल लॉ इन्फोर्स किया गया तो लोगों ने इसे कहा माशाल्लाह आ गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइबर बटन, लाइक द वीडियो एंड अप्रिशिएट अस। दोस्तों, इंडिया की तरह ही पाकिस्तान भी 1947 में अच्छी खासी डाइवर्सिटी के साथ आज़ाद हुआ था। 20 तरह की भाषाएं, 380 डायलेक्ट्स, कई तरह की एथनिसिटी वाले राज्य जैसे कि पंजाब, पश्तून, बलोच, गिलगिस्तान और तरह तरह के। इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण देश की एक नेशनल आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी। नया देश होने की वजह से सभी राज्य अपने पर्सनल हितों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे। जिन्ना के अलावा कोई उतना बेहतर नेता और एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं था। 1948 में जिन्ना की मौत के बाद से समस्याएं और ज़्यादा बढ़ने लगी। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होने लगी। सभी प्रांतों के रीजनल टेंशन्स बढ़ने लगे। कोई अनुभवी पार्टी न होने की वजह से 1956 तक कोई एक संविधान भी नहीं बन पाया। नेता कुर्सियां बचाने के लिए करप्ट हो गए थे। कोई भी नेता या पार्टी नहीं थी जो कि सभी लोगों का कलेक्टिव रूप से भरोसा जीत पाए। इस तरह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और लोगों की नाराज़गी के चलते लोगों का झुकाव खुद ही आर्मी की तरफ होने लगा। यहाँ पर अगर आर्मी को देखें तो आर्मी वेल फंडेड थी। आज़ादी के बाद से लगभग 70% बजट जो था वो आर्मी को दिया जाता था, आर्मी की मजबूती के लिए, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा आर्मी वेल ऑर्गेनाइज थी, वेल ट्रेंड थी। जो काम सिविल गवर्नमेंट 1 साल में करती, आर्मी वो काम 2 से 3 महीने में पूरा करती थी। और लोग खुश होकर कहते हैं माशाल्लाह आ गया, यानी कि मार्शल लॉ आ गया। अधिकतर लोग आर्मी के साथ थे क्योंकि एक तो आर्मी बहुत तेज़ी से काम करती थी, पूरा अच्छे से काम किया करती थी। इसके अलावा आर्मी में 25% पंजाबी मुस्लिम एथनिसिटी के लोग थे, जो कि पंजाब की बहुसंख्यक आबादी भी थी, तो लोग उसका विरोध नहीं करते थे। इसके अलावा वीक एडमिनिस्ट्रेशन कैपेसिटी भी एक मेजर रीज़न थी। आज़ादी के बाद केवल 150 सिविल सर्वेंट्स थे पाकिस्तान के पास। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मैन पावर बहुत ज़्यादा कम थी। इंडस्ट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा कम थी। इसकी वजह से रेवेन्यू और टैक्स जो था वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था और फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। यह सब काफ़ी था लोगों का विश्वास सरकारी सिस्टम से हटा के आर्मी के सिस्टम की ओर जाने के लिए। यही कारण भी थे कि 1958 में पहली बार जनरल अयूब खान ने सरकार के सभी सिस्टम, सभी ऑफिस, मीडिया को कब्जे में ले लिया और पहली बार मिलिट्री कूप कर लिया। लोगों का समर्थन भी मिला। इसके बाद से मिलिट्री का दखल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। लोगों के पॉजिटिव रवैये की वजह से मिलिट्री सरकार को ठीक ठाक टक्कर देने लगी। यहाँ तक की नौबत आ गई कि बहुत चापलूस नेता मिलिट्री के तलवे चाटने लगे। इसी तरह 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के टूटकर बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी आज़ादी के लिए पुकार उठने लगी। इसको देखते हुए उस समय के बहुत लोकप्रिय नेता भुट्टो साहब ने वहाँ पर स्पेशल फोर्सेस भेजी और लोगों को डिटेन करने का काम किया, जिसमें कि 16,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। सरकार की इस भूल का फ़ायदा आर्मी ने तुरंत उठाया। सारे घटनाक्रम को ह्यूमन राइट वायलेशन से जोड़ते हुए भुट्टो साहब की सरकार को 1977 में ज़िया उल हक द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और दोबारा मार्शल रूल एक्टिवेट कर दिया गया। अब पाकिस्तान में आर्मी सरकार से बहुत अच्छी खासी ताकतवर हो गई थी। आर्मी को नाराज़ करने का सीधा मतलब था अपनी सरकार गिरवाना। ये कोशिश नवाज़ शरीफ साहब ने भी की थी। 1991 में नवाज़ शरीफ साहब ने चुपके से तत्कालीन आर्मी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की थी।
17 घंटे के अंदर उनकी सरकार को पलट कर गिरा दिया गया था। सो गाइज यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से आर्मी की घुसपैठ जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बढ़ गई है। अब अगर हम इमरान खान की परिस्थितियों का आकलन करें तो आप समझ सकते हैं कि ये परिस्थितियां इमरान खान को किस ओर लेके जा रही हैं। अगर नज़र डालें तो इमरान खान के कार्यकाल में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है, आईएमएफ ने भी फंड रिलीज़ करने से मना कर दिया था, टेररिज्म के खिलाफ कोई कड़ी पॉलिसी वो लागू नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा एक सबसे बड़ी भूल उन्होंने न चाहते हुए भी की, वो है आर्मी और आईएसआई के रीशफलमेंट में इंटरफेयर। पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई के पूर्व डायरेक्टर थे जनरल फैज़ अहमद, जो कि इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कई स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ में और इलेक्शन जीतने में इमरान खान की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। आर्मी के जो चीफ हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे मैं अपना लॉयल बंदा बैठाऊँ, ताकि 2023 में रिटायर होकर जब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आऊँ तो वो मेरी हेल्प करे और मैं इलेक्शन जीत जाऊँ। 2023 में दोबारा से पीएम बनने की इच्छा लिए इमरान खान ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने देना चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने इस प्रपोज़ल पे मोहर लगाने से और सिग्नेचर करने से साफ इनकार कर दिया। आर्मी चीफ के कई बार दबाव डालने के बाद उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन अब तक आर्मी चीफ नाराज़ हो चुके थे। और अब कुछ दिनों पहले से खबर आ रही है कि वहाँ की जो लोकसभा है वहाँ पे इमरान खान का जो सपोर्ट है मेजॉरिटी वाला वो उनसे खींच रहा है। उन्हीं की पार्टी के 24 लोग उनको सपोर्ट करने से मना कर रहे हैं। दोस्तों ये सब बिल्कुल बाहर की बातें हैं, अंदर की बात तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान में अगर रहना है तो आर्मी आर्मी कहना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए आगे जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए।